एज ए सिटीजन के रूप में आई शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। आप ईसीआई का ले लीजिए, क्वेश्चन किया तो उन्होंने कह दिया कि आप एफिडेविट पे दे दीजिए। ये तरीका कैसे हो सकता है? दैट इट वाज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लेट अस यूज फैक्ट्स टू प्रेजेंट आवर ओपिनियन। इंटेंशंस की कमी नहीं होती सब सरकारों में, और पॉलिसीज की कमी। प्रॉब्लम होती है उसको जमीन पे करने की। जब ये एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी नई वाली पॉलिसी, ये कहती है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 6% ऑफ जीडीपी चाहिए। हमारी जो मैक्सिमम अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है एजुकेशन में वो 3.1% हुआ। अगर वो 6% आएगा ही नहीं तो अब बाकी आइडिया रह जाएगा। जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। अगर पैसा नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे चलेगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा कोई एक ऐसी पॉलिसी जो आपको लगता है जो ऑन पेपर बहुत अच्छी है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? मेक इन इंडिया, शेयर कितना दहाड़ा, कोई पूछता नहीं चला कितना। मेक इन इंडिया का आइडिया बहुत ही गजब का आइडिया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम चूके इस वजह से कि हम बिजी हो गए रोड शोज करने में। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो आप आईना मलने से आपका सुधार नहीं होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और बड़ा उत्तेजना थी लोगों में। मैं जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो हुआ ये कि वहाँ पे कक्षा 12-11 की लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी मात्रा में, 1000 रही होंगी स्कूल से, वो आके उन्होंने मेरा घिराव कर लिया कलेक्ट्रेट का, और वो नारे लगा रहे थे। मैं ये महसूस करता हूँ रिजर्वेशन से इस देश को नुकसान हो रहा है, मान लीजिए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी पॉलिसी? आज की तारीख में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे 70 के दशक में पॉपुलेशन की पॉलिसी बना थी, अब वो लाभकारी नहीं थी जनता ने, वो पूरी सरकारी गिर गई उससे। किसान बिल थे, किसान बिल पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल थे, सोशली डिजायरेबल थे, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल थे, सब था, लेकिन इमोशनली रिलेटेबल नहीं थे। मतलब कि जिन व्यक्तियों के लिए आप बना रहे थे उन्होंने उसको अपनाया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। यू कैन मेक इट हैपन जो है वो किताब क्यों पढ़नी चाहिए? यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। इफ यू फोकस ऑन योरसेल्फ यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन। तो हेलो सर, वेलकम टू स्विच। यू कैन मेक इट हैपन एक नई किताब आई है, तो मुझे पहले तो आप ये बताइए इस किताब की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं सेवा में था, व्हेन आई वाज इन सर्विस, तो कुछ वर्षों में मुझे समझ में आ गया कि इंटेंशंस की कमी नहीं होती सब सरकारों में, और पॉलिसीज़ की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उसको ज़मीन पे करने की, और उसको करने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उस पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जाता बनस्पत इसके, क्योंकि मेरे विचार से अनाउंसमेंट जो होगा पॉलिसी का होगा, काम बाद में आएगा। तो जो बल इम्प्लीमेंटेशन पे दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता। दूसरा, जब मैं यंगस्टर से बात करता था, जब ज़्यादा सर्विस हो गई, तो मैंने देखा कि अक्सर लोग, हमारे साथी भी, नीचे और भी लोग, इस बात पे जोर लगाते थे कि सिस्टम बड़ा ख़राब है, और सिस्टम को ऐसे इस्तेमाल करते जैसे अभी अंग्रेज बैठा है यहाँ पे। मेरा ये मानना था कि अब सिस्टम जो है वो है, इसी सिस्टम में कई लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए वो कैसे कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन था कि हम बता सकें कि अगर आप में चाह है और आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये है इस पुस्तक का उद्देश्य। जी, इस बुक पे 11 चैप्टर्स हैं। जी हाँ जी, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताइएगा, डिटेल में नहीं, बट किस बारे में, किस तरह से बुक जो है। सबसे पहले तो मैंने ये कहा है कि हमें परिस्थितियों को समझना चाहिए। परिस्थिति हम परिवर्तित नहीं कर सकते। शुरू में जब मैं सेवा में आया था तो मुझे ऐसा लगता था मैं ये करूँगा वो करूँगा। मेरे समझ में आया कि मैं अब ज़्यादा नहीं कर सकता परिस्थितियों का, अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उनमें परिस्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर, इस देश में आइडियाज़ का, जैसे मैंने कहा, कमी नहीं है, लेकिन फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ये सब चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं आपके कार्य करने से। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने आप को सुधारें और अपने ऊपर कार्य करें तो आप ये किसी भी आइडिया को पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल भी कर सकते हैं, सोशली डिजायरेबल भी कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला हाफ जो है पुस्तक का वो इस बात पर है कि परिस्थितियां क्या हैं, उनको कैसे समझें, और दूसरा हाफ ये है कि हम अपने आप का क्या करें कि उन परिस्थितियों में हम सबसे अच्छे रिजल्ट निकाल के ले जाएं। आप अपनी राह कहाँ बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं? ये पूरा फोकस अपने आप पर है। मेरा अक्सर मजाक में मैं कहता हूं कि हमको सेल्फ पे
टोटली फोकस करना है, क्योंकि हम सर्कमस्टांसेस का कुछ नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर हम जितना सुधार का प्रयास करें। सामान्य रूप से हम कहते हैं ना, ये गालिब का शेर नहीं है लेकिन उनके नाम से चलता है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो आप आईना मलने से आपका सुधार नहीं होगा। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी खुद ही कैसे बुलंद करें, यह है पुस्तक। सिचुएशन तो ऐसी ही रहेंगी, बट उसी में कुछ लोग होते हैं जो एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग सिचुएशन के बीच में ही रह जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसी नहीं भी रहेगी, क्योंकि सिचुएशन मेरे हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, लेकिन आप उसे नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, ये है। यू कैन मेक इट हैपन, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर आपके करियर के पर्सपेक्टिव से पूछे या आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से पूछे। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मैं कोशिश करता था और सफल नहीं होता था। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रही हैं, क्योंकि कक्षा 7 तक ना मुझे कोई मेडल मिला, ना कोई सर्टिफिकेट मिला, ना कोई ट्रॉफी मिली, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो कहती थी तुम अपना कर्म करते रहो। बाद में मुझे जाके समझ में आया कि अगर मैं कर्म पे फोकस करूं, प्रेजेंट पे फोकस करूं, तो चांसेस हैं सक्सेस के। गारंटी तो तब भी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं परेशान रहूंगा तो जो मैं कर सकता हूं वो भी नहीं कर सकता हूं। धीरे धीरे मैंने इसका अनुभव किया अपनी सेवा में। जो विभिन्न प्रकरण आए, कई चैलेंजेस को मैंने फेस किया, और मैंने ये देखा कि अगर मैं प्रोसेस पर फोकस करूं तो चांसेस हैं रिजल्ट आने के। और ये भी मुझे समझ में आया कि आई हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर रिजल्ट्स। तो चाहे वो अंत में कोयला सचिव बना मैं, तब तक मैं इतना परिपक्व हो गया था कि मुझे रिजल्ट्स की बहुत चिंता नहीं थी, मैं प्रोसेस पे चिपक गया था। और वो मुझे काफ़ी अनुभव के बाद ये समझ में आया कि अगर आप कर्म और प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स के चांसेस हैं कि आपके सही होंगे। बिल्कुल। सर, आपके टेन्योर में जब आपने करियर शुरू किया, क्या कोई टाइम या कोई फेज इस तरह से था कि वो एक काम जो आप करना चाहते थे, आपने पूरी मेहनत कर दी, उसके बाद भी वो नहीं हो पाया? कई ऐसे हुए, कई ऐसे प्रकरण फ्रस्ट्रेशन हुए। जैसे ऐसे कई कुछ, लोग, इसको कुछ एग्जांपल के साथ कई जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो हमेशा अपबीट दिखते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे स्मरण है कि मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर बना था यूपी में। ये वर्ष था 2003। मैं वापस यूपी गया था दिल्ली के बाद, और बड़ी स्थिति खराब थी, काफ़ी भ्रष्टाचार था। मेरे मंत्री थे, उनका नाम ही 25% था, वो एडवांस में ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने एक लिखित आदेश मुझे भेजा, 2 लाइन का। उसमें लिखा कि इस डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए। कोई कारण नहीं दिया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा, सर आपने कहा है इनको सस्पेंड करने को, क्या किया उसने? तो कहते हैं मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा साहब अभी मैं कह देता हूँ मिलने आएगा, कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। सिर्फ इस एक बात पे उसे सस्पेंड। आप देखिए ऐसी चीज़ें, मतलब कई ऐसे अनुभव हैं जो मैंने पुस्तक में लिखे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, तो लोगों ने कहा साहब वो तो बड़ा अच्छा अधिकारी है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम मिलने क्यों नहीं गए? मंत्री जी बड़े नाराज़ हैं, तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे हैं। तो देखिए उसका जवाब क्या है। वो कहता है सर मैं कई बार मिल चुका हूँ, जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 प्रकार के भ्रष्टाचार, नजराना, शुक्राना, जबराना। वो शुक्राना चाह रहे थे इससे कुछ, उसने कहा था मेरे पास तो है नहीं कुछ देने को। अब देखिए मैं उस समय बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मेरी आदत थी कि जो मेरी टीम है मैं उसको सपोर्ट करता था, और स्पेशली अगर गलती नहीं है तो मैं किसी भी डिस्टेंस जा सकता था। मैं इतना परेशान हुआ कि मेरे अंदर का कवि जागृत हुआ, और मैंने पंक्तियाँ लिखी। संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया, फिर भी स्तब्ध हूँ, व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, शायद अनजान हूँ। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। तो मैंने अपनी सब वेदना राम की झोली में डाल दी। लेकिन देखिए मैं बेसिकली ऑप्टिमिस्ट हूँ, आज भी हूँ, तब भी था। तो कुछ उसका समाधान निकला। मैंने जब नियम देखे तो मैंने पाया कि अगर मैं मंत्री से असहमत हूँ तो पत्रावली मैं चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रूट कर सकता हूँ। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मुझे फाइल भेज दो, मैं देखता हूँ। मैंने उनको फाइल भेजी, वो बैठ गए उस पर। तो आदेश था, जारी नहीं हुआ। तो मंत्री ने मुझसे पूछा क्या हुआ उसका? तो मैंने कहा साहब वो चीफ सेक्रेटरी के पास है। तो मालूम नहीं क्या हुआ, उसके बाद जाकर मुख्यमंत्री से मिल लिए। उनके बीच में क्या चर्चा हुई मुझे पता नहीं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया और नाराज़, कहते हैं कि तुम उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफ़र इज लाइक डेथ। जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना? और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा, आप कहीं पोस्ट करेंगे, मैं फिर जाके वही पाप करूँगा वहाँ। तो हंसने लगे। तो इस प्रकार के कई जगह हैं। जब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कर रहा था, जो कि एक विश्व में उसका काफ़ी नाम हुआ, जिसको आज आयुष्मान भारत
के रूप में वो चलती है। शुरू के 2 साल बड़े फ्रस्ट्रेटिंग थे। आप किसी से बात करें वो सुनने को तैयार नहीं। वो सब चीज़ें मैंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग था 2-2.5 साल। लेकिन एक बार वो सेटल हो गई स्कीम, फिर बल्ले बल्ले। तो फ्रस्ट्रेटिंग क्या था? लोगों से फ्रस्ट्रेटिंग कनेक्ट जैसे करना? आपको मैं बताऊं, एक दूसरा उदाहरण जी देता हूं। बिल्कुल। मैं इस योजना को कई प्रदेशों में लागू करना था। मैं दिल्ली में था, तो मैं प्रदेशों में जाके वहाँ अधिकारियों से बात करता था। तो मैं छत्तीसगढ़ पहुँचा वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए। तो मैं गया अंदर, तो कहते हैं अनिल क्या तुम स्कीम लेकर आए हो, आओ बैठ के चाय पियो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक गिज़मोस कौन चलाएगा, स्मार्ट कार्ड बेस्ड थी। मैंने चाय वाय पी, मैंने कहा नहीं सर कुछ समय, अरे ये यहाँ चलेगी नहीं, बड़ा ट्राइबल कौन से एरिया। साल की बात है ये? ये 2007-8 की बात है। तो मैं जब वहाँ गया अंदर तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे सुना तक नहीं उसको। तो मैं निकल के बाहर आया, मेरा मुंह उतरा हुआ था। तो मेरा बैचमेट था, वो सचिव था मुख्यमंत्री का, वो उससे मुलाकात हुई तो मुंह उतरा हुआ था। तो उसने कहा क्या हो गया अनिल? मैंने कहा तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी टाइम ही नहीं देते सुनने को। बोले ऐसा करो, मुख्यमंत्री को कहीं जाना है, तुम 5 मिनट में अपनी बात कह दो। अब देखिए क्या होता है। वो ले जाता है मुझे मुख्यमंत्री के घर पे। जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं, मुख्यमंत्री अपनी घड़ी देखते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि उनको जाना है। उन्होंने कहा सर ये मेरा बैचमेट है और सर आपसे 5 मिनट बात करेगा। बताइए अनिल जी, मैं 5 मिनट में जो बोल सकता था बोला। वो इतने परसेप्टिव थे। डॉक्टर रमन सिंह की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अरे भाई सुनो, वो जरा थोड़ा लेट चलेंगे, अनिल जी ज़रा समझ लें। बोले पूरा बताइए मुझे। तो मैंने उनको 15 मिनट में पूरी स्कीम समझाई। तो बोले अरे तो बड़ी अच्छी स्कीम है, आप कितने जनपद में करेंगे? मैंने कहा साहब हमारी पहले योजना 5 में। बोले हम तो चाहते हैं आप 20 जनपद में करें हमारे। तो मैंने कहा साहब मुझे पूछना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसा करो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाओ। अच्छा मैं वहाँ बैठा हूँ और वहीं चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगा। जब घुसे अंदर उन्होंने मेरी शक्ल देखी, ये यहाँ क्या कर रहा है। थोड़ी देर पहले जिन्होंने अब मना किया देखिए था। मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं देखिए अनिल जी कितनी अच्छी स्कीम लाए हैं। अब उनका देखिए चेहरा देखने लायक था। हाँ सर मेरी भी कुछ बात हुई थी। अब वो ये तो कह नहीं सकते, तो मैंने वर्चुअली कमरे से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन हुए। ये तो मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ। पुस्तक में मैंने कई लिखा है कि कैसे फ्रस्ट्रेशन था। वही सर्कमस्टांसेस हैं। देखिए चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री को कैसे समझाया जाए कि वो मेरी बात समझ लें। जैसे बाद में जब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ आया, मतलब जब मैं कुल सचिव बना, तो मुझे स्मरण है कि 2 ऐसे दृष्टांत थे जिसमें मैं उनसे असहमत था। लेकिन तब तक मुझे समझ में आ गया था कि अपना प्रस्तुतिकरण कैसे करूं जिससे मेरी बात को वो एक्सेप्ट कर लें। ये जो पुस्तक है यू कैन मेक इट हैपन, ये इस बात पर प्रमुख रूप से है कि क्या अपनी स्किल ऐसे कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं वो बात आपकी मान ले। क्योंकि व्यक्ति को तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी एक धारणा है किसी के बारे में, मैं उनको तो परिवर्तित, लेकिन उनके चिंतन को मैं कर सकता हूं अगर मेरा प्रस्तुतिकरण ठीक है। मुझे स्मरण है, मुझे 3 महीने बचे थे रिटायरमेंट के, मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा अनिल तुम आज शाम को आके ज़रा प्रधानमंत्री जी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दोगे? मैंने कहा मैं तो शिक्षा सचिव हूँ, स्कूली शिक्षा। बोले नहीं, तुमने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई थी और हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को समझाने की, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बोले मेरा लोग स्टैंड आई क्या है? बोले आज शाम को हेल्थ का प्रेजेंटेशन है, उसमें एजुकेशन का भी रखा देते हैं, तुमसे अगर पूछेंगे प्रधानमंत्री जी बता देना। अब शाम को मैं पहुंच गया। हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रस्तुतिकरण किया हेल्थ इंश्योरेंस पे। प्रधानमंत्री फिर थोड़े हल्के से नाराज हुए, कहते भाई आप लोग क्यों इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। मैंने तो एश्योरेंस कहा था। उनका क्या मतलब था एश्योरेंस का, बहुत लोग नहीं जानते थे। मैं तैयार होकर गया था, मैं 15 मिनट बोला। देखिए सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री बोलते बहुत अच्छा है, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुनते उससे भी अच्छा है। अच्छा 15 मिनट सुना उन्होंने, एक टक मुझे। और जब मैंने खत्म कर लिया तो कहते हैं अनिल जी आप सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस तो ठीक। अब देखिए उनका पूरा चेंज हो गया। और जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक संयुक्त सचिव मुझसे पूछता है सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं, फिर भी अपने बात कह दी। मैंने कहा देखो यार, ना मुझे उनसे आज कुछ चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा बता दिया, बाकी वो जानते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सीखी। मैंने सीखा कि अगर मैं जिस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ उससे कोई मेरी व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं अपनी बात कहूँगा। किस बात का डर है? मैं उनके भले के लिए, देश के भले के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं मानते कोई बात नहीं। शुरू में अपनी सेवा में मैं नाराज हो जाता था अगर कोई मेरी बात नहीं मानता था। ह्यूमन टेंडेंसी है। बहुत नाराज होता था। बाद मेरे समझ में आया अगर वो नाराज है तो मुझे अपने अंदर झांकना है कि क्या मैंने ऐसी कोई बात कही जिससे नाराज हुए। जैसे कई IAS अफसर जो हैं इस बात पे बड़ा प्राइड लेते हैं कि मेरे 40 ट्रांसफ़र हो गए, 50 ट्रांसफ़र हो जाए। मैं उनको ये हिदायत देता हूँ कि पहले थोड़ा अंदर भी झांको
कि क्या उसमें से कुछ ट्रांसफर इस वजह से थे जिसमें तुम्हारी गलती रही हो। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखता हूं, शुरू में मेरे भी बड़े ट्रांसफर हुए, फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मैं हर नेता से लड़ क्यों रहा हूं, और गलती मेरी थी, क्योंकि मैं हर समझता था हर नेता बदमाश है, हर नेता गड़बड़ करता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया ऐसा नहीं है, कई नेता बहुत अच्छे हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैंने कल्याण सिंह जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हर किस्म के मंत्रियों के साथ काम किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑस्कर फर्नांडिस, एक से एक बढ़िया नेता। पार्टी से मतलब नहीं है, हर पार्टी में अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। एक नेता का मैंने आपको उदाहरण दिया जो 25% थे, तो हर प्रकार के नेता हैं। हम बात करते हैं, आपने कहा कि नाराज़ हो सकते हैं किसी भी हायरार्की में, किसी भी लेवल पे जो लोग ऊपर हैं, जिनको परमिशन देनी है या फिर जिन्हें सुनना भी, वो नाराज़ हो सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपने कोई पॉलिसी या फिर आपने कोई अपना आइडिया पिच किया हो और सामने से कोई मंत्री या फिर प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो काफ़ी नाराज़ हो गए हों? प्रधानमंत्री जी मुझसे नहीं नाराज़ हुए कभी, मतलब मुझे नहीं लगा वो नाराज़ हुए। मेरे कई बार उनसे भेंट हुई और मेरा सौभाग्य था कि कई बार मैं उनसे, मेरा मत भिन्न था उनसे और उन्होंने मेरी बात मानी, ये मेरा सौभाग्य था। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कभी कोई मंत्री मुझसे नाराज़ हुआ। अधिकारी जरूर नाराज़ हुए, मेरे बॉस नाराज़ हुए हैं, मेरे बॉस नाराज़ हुए हैं, कई प्रकरणों पर नाराज़ हुए हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं पड़ता कोई नेता मुझसे मेरे सामने नाराज़ हुआ। हाँ, एक आध नेता शुरू के कार्यकाल में, पहले 10-15 साल में ऐसा होता था कि कुछ नेताओं की जब मैं बात नहीं मानता था तो वो थोड़ा सा नाराज़गी फ़ोन पे दिखाते थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि सामने आके किसी नेता ने मुझे थ्रेटन किया हो, डायरेक्टली कोई मुझे ध्यान नहीं पड़ता। देखिए, मेरे जीवन में पहले 8-10 साल तो लोग मुझसे कोई गलत काम कह भी देते थे, लेकिन आखिरी 20 साल में मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने मुझसे गलत काम कहा हो, क्योंकि लोगों को पता लग गया था ये करेगा नहीं गलत काम। और ये भी हाँ। जी हाँ, और ये भी पता था कि वो सही काम तुरंत कर देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है यू कैन मेक इट हैपन में, कि आपको नेगेटिव इमेज नहीं बनानी चाहिए कि हम इतने ईमानदार हैं कि हम दुनिया भर को बेईमान समझते हैं। हम जितने ईमानदार हैं उतनी दुनिया भी ईमानदार है, और हम ईमानदार हैं तो चांसेस ये हैं कि आपसे कोई गलत बात नहीं कहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है। अधिकारी स्तर पे तो कई बार मुझसे नाराज़ हुए, असहमति हुई, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। शुरू में तो बहुत नाराज़ होते थे और बाद में भी नाराज़ हुए। जब मैं अपनी बात कहता था, मैं अपनी बात बताता था, वो लोग, उनको लगता था कि ये बात ये होनी चाहिए और नहीं होती थी, तो नाराज़ होते थे। लेकिन मुझे पॉलिटिशियन का ध्यान नहीं पड़ रहा कि कोई नेता मुझसे नाराज़ हुआ हो कभी। किसी जैसे आपने बोला अधिकारी ही जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे वो नाराज़ हो जाते थे, तो ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसा कोई आइडिया जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक पुशबैक मिला हो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं कोयला सचिव था तो मुझ पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि एक वर्ग विशेष को, कुछ लोगों को कोयला दिया जाए, और मेरा मत ये था कि ये नियम के विरुद्ध है। उस पर मुझ पे दबाव बना निश्चित रूप से, और मैं अपनी बात पे अडिग रहा। उस पर थोड़ी नाराज़गी भी हुई, मैंने लिख के भेज दिया, हमने कहा आपको निर्णय लेना हो ले लीजिए। निर्णय नहीं लिया गया। कौन से साल की बात है? ये वर्ष 2016 की बात है, 2016 की बात है। तो मैंने नहीं लिया। जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि ये उचित नहीं है, तो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं हुआ? ट्रांसफ़र हो गया, एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया मैं उसके बाद, और उसमें बहुत मज़ा आया जी। तो ये तो जीवन से कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, तो कुछ तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी। आप ये समझते हैं सब स्मूथ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि स्वाभाविक है, और हमें ये देखना है कि उन कठिनाइयों को हम कैसे फेस करें। दैट्स आवर जॉब। कठिनाइयाँ होना न होना मेरे हाथ में नहीं है। हमारे बस की जो चीज़ है उस पर काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। राइट। अगर हम अपने चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो हम टाइम वेस्ट करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो, बट इफ़ यू वेस्ट योर टाइम ऑन व्हाट यू कांट, देन यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू कैन। तो आपको टोटल फोकस ऑन व्हाट यू कैन है। मेरा अनुभव शुरू में ही रहा ना ये, कि मैं ट्रैफिक में बड़ा परेशान हूँ। आज भी आपकी तरफ आ रहे थे, बड़ा ट्रैफिक था, तो पहले अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल चीख रहा होता, ये क्या है, ये क्या है। एक दिन मैं, मेरी पत्नी जहाज़ से आ रही थी और ट्रैफिक में फंस गया, फिर मैं चीखने लगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इनका कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जब कर नहीं सकते तो खून क्यों खौला रहे हो? सो यू नो दैट्स अ वेरी सेमिनल थिंग, कि क्या हम अपना समय, क्योंकि समय तो कम है, हम उसमें गुजार रहे हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है, इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, देन द कैन विल ग्रो।
यानी कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप शायद वो चीज़ें कर लेंगे जो शुरू में आप नहीं कर सकते फिर थे। अपनी पर्सनालिटी इस तरह से आप जी बिल्ड हाँ, कर लेंगे जी हाँ, कि जी हाँ, जी हाँ। आप सामने वाले लोगों को भी लगेगा कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सर, हम पॉलिसी की बात करते हैं और जी, फिर हम इंडिया की बात करते हैं। जी। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो जो पॉलिसी मेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है तो पूरे भारतवर्ष को देखते हुए बनानी है, अगर जो सेंट्रल लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसमें सब लोगों को जोड़ा जा सके। ये किस तरह से होता है? क्योंकि हम आपने ही बताया कि आइडियाज़ बहुत है लोगों के पास, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, वो भी पूरे इंडिया में, वो कितना डिफिकल्ट हो सो जाता है? 2 पार्ट में बताता हूँ। बिल्कुल। पहले कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे बनती है और दूसरी पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। राइट। पॉलिसी बनती अलग-अलग प्रकरणों से है। कभी सडनली कोई क्राइसिस आ गई तो एक पॉलिसी डिक्लेयर हुई, जैसे कोल की पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, ठीक है ना? कोल ब्लॉक ऑक्शन की पॉलिसी थी। लेकिन एक दूसरी पॉलिसी मैंने की थी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जब बनाई थी, तो वो दूसरे किस्म की थी। 2 अलग चीज़ें हैं। इसमें पूरा विचार हुआ, 4-5 महीने सोचा गया, चिंतन हुआ, तब वो स्कीम आई। कोल तुरंत हुई, कोई एक क्राइसिस क्रिएट हुई। तो अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग लेवल पे पॉलिसी बनती है। मेरा ये मानना है कि अगर पॉलिसी सक्सेस तभी होगी जब वो 8 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। एक-एक करके हम उसे देखते हैं। पहले पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल। ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसी बन ही नहीं सकती अगर पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि वी आर इन अ डेमोक्रेसी फॉर्चुनेटली, एंड अल्टीमेटली द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर टेक्स अ डिसीजन। तो आपका जितना बढ़िया आइडिया हो, अगर पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो कहीं नहीं चलेगा। कागजों पे ही रह हम जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं इस पर अपना मत नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं ये महसूस करता हूँ रिजर्वेशन से इस देश को नुकसान हो रहा है, मान लीजिए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी पॉलिसी? आज की तारीख में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेकार सर दीवार से मानने से फायदा नहीं है। तो उस पर चर्चा करना भी बेकार है, चिंतन भी बेकार है। इसी तरह सोशली डिजायरेबल, यानी कि जिसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं उसके लिए लाभकारी है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई पॉलिसी बना लीजिए उसके लिए लाभकारी नहीं है। जैसे 70 के दशक में पॉपुलेशन की पॉलिसी बना थी, अब वो लाभकारी नहीं थी जनता ने, वो पूरी सरकार ही गिर गई उससे। तो सोशल डिजायरेबिलिटी जरूरी है। देन टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, यानी कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली एप्लीकेबल, उसकी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है या नहीं, इस पर चिंतन करना चाहिए। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदर इट्स फाइनेंशियली वायबल। हमारी तरफ यूपी में कहते हैं ना, जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। अगर पैसा नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे चलेगी? इसका कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आरंभिक तौर पे अगर पैसा ना हो तो नहीं मिलेगा। आप अगर पॉलिसी सही बना के उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि वर्क कर रही है तो फिर पैसा मिलने लगता है। इसी तरह इट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल। कोई भी पॉलिसी बना, आप अक्सर देते होंगे, सरकार पॉलिसी बना देती है कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अब डॉक्टर है नहीं उसमें, मेडिकल कॉलेज क्या करेगा? तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत जरूरी है। इट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल। फिर इट हैज़ टू बी जुडिशियली टेनेबल। अगर कोई इलीगल चीज़ होगी तो आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, नहीं चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इमोशनली रिलेटेबल सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जिसके लिए आप बना रहे हैं वो समझ रहा है कि उसके लिए लाभकारी है। जैसे किसान बिल थे, किसान बिल पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल थे, सोशली डिजायरेबल थे, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल थे, सब था, लेकिन इमोशनली रिलेटेबल नहीं थे। मतलब कि जिन व्यक्तियों के लिए आप बना रहे थे उन्होंने उसको अपनाया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपकी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप उसको एक्सेप्टेबल करें, और फाइनली इट हैज़ टू बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब इन 8 मुद्दों को देखेगी, और ये पूरी पुस्तक उसी पे आधारित है कि आपका कोई भी आइडिया अगर इन 8 मुद्दों को नहीं फुलफिल करता तो चांसेस हैं कि वो पॉलिसी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगी। जी। आपने कहा कि ये 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो हम पॉलिसी बहुत अच्छी बन जाती है इंडिया में, एग्जीक्यूशन के टाइम पर दिक्कत आती है, तो उसमें जो मिसिंग लिंक है, क्या वो ये जो 8 पॉइंट्स हैं इससे वो कवर हो 8 जाएगा। मिसिंग? आप सोचिए इस बात को कि अगर इमोशनली रिलेटेबल है तो जिसके लिए आप करने जा रहे हैं वो तो चाहेगा उसको, तो अपने आप हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली डुअल में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उसका, तो हो जाएगी। फाइनेंशियली वायबल है, इसका मतलब पैसा है, तो हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि वो मिसिंग लिंक उस एरिया में कौन सा अगर है। ये हैं पूरे पॉलिसी बनाते समय ही देखा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी स्पष्ट। जी। जब ये एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी नई वाली, तो न्यू मैं उस एजुकेशन समय पॉलिसी। शिक्षा सचिव था, स्कूली शिक्षा। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन मुझसे मिलने आए, उनकी टीम आई, उन्होंने मुझसे राय ली। तो मैंने उनसे कहा कि आप पॉलिसी तो अच्छी बना लेंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। एक्शन प्लान से मेरा तात्पर्य था क्या करना है तो आप पॉलिसी में दे देंगे, कैसे करना है, किसको करना है, कब तक करना है।
व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु वुड डू इट। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक ये डिटेलिंग आप नहीं करेंगे तब तक आइडिया थमा के आप हमें चले जाएंगे कि आप ये कर लीजिए। जैसे इस पॉलिसी में इतने अच्छे आइडियाज हैं, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसीज इन द वर्ल्ड एंड प्रॉब्ली दैट इज द रीजन व्हाई इट विल बी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बिकॉज देयर इज नो इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल एज दे शुड हैव बीन अ डिटेल्ड। जब आप डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाएंगे तो आपको अपनी रिकमेंडेशन का पता लगेगा। उदाहरण के तौर पर पॉलिसी ये कहती है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 6% ऑफ जीडीपी चाहिए, राइट। ओके। हमारी जो मैक्सिमम अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है एजुकेशन में वो 3.1% हुआ है। अगर वो 6% आएगा ही नहीं तो अब बाकी आइडिया रह जाएगा। अच्छा, मान लीजिए नहीं आएगा तो अगर मुझे पॉलिसी बनानी तो मैं कहूँगा ओके 1% मिलेगा तो ये प्रायोरिटी है, 2% मिलेगा तो ये डिटेलिंग से आएगा। पॉलिसी के कई अंश ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट स्टेज में उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा उस पॉलिसी में तो पैसा भी आएगा, फिर और पैसा आएगा तो फिर इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे मिसिंग लिंक फाइनेंशियली मिसिंग लिंक इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल है, एक्शन प्लान। ओके, मैंने इतनी मोटी पॉलिसी है तो इतनी मोटी एक्शन प्लान होना चाहिए। डिटेलिंग, जब आप एक्शन प्लान में जाते हैं ना तब आपको समझ में आता है कि जो मेरा आइडिया है इसमें फाइनेंशियल कमी है, पॉलिटिकल कमी है, सोशल कमी है, इमोशनल कमी है, हर एस्पेक्ट पे ये हम मापदंड देखेंगे। और हाँ, लोग इसका विरोध भी कर रहे थे तो इमोशनली एक्सेप्टेबल भी उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने तो मेरा अनुभव रहा है कि जो भी अगर मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा जिसमें भी, वो तभी सक्सेसफुल रहा जब लोगों को मैं बता सका कि उनके लिए लाभकारी है और वो समझ सके उनके लिए लाभकारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो बता दूंगा लेकिन अगर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के लिए बन रहा है। एब्सोल्युटली दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। एजुकेशन पॉलिसी मुझे ये इतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही, इमोशनली रिलेटेबल है। मुझे एजुकेशन पॉलिसी में एक तो ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम लगी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबिलिटी में इशू है, और दूसरा फाइनेंशियल वायबिलिटी। फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जैसे एक फिर उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा आइडिया है फाउंडेशन लर्निंग का इसमें, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जो नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकता उसको, क्लास 1 से पहले आपको स्पेशलाइज टीचर चाहिए। वो हम ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं, उसके लिए कितने वित्त की जरूरत पड़ेगी, उसकी कैसे व्यवस्था होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं। और अभी हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट में जो हम टीचर्स की वैकेंसी देखते हैं वही पूरी तरह से नहीं है, और बहुत जगह तो हम देखते हैं कि किस स्थिति में टीचर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा ये कहना है कि हमें ये समझना चाहिए किसी भी समस्या के लिए कि अगर वो समस्या है तो क्यों है। जैसे कोयले में थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया वो इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैं समस्या के तह तक गया। हम उसे सरफेस पे टच करते हैं। अब आपने कहा टीचर नहीं है तो हम ये जानकारी करें क्यों नहीं है। क्या सही टीचर ट्रेन नहीं हो रहे हैं, क्या सही टीचर अवेलेबल नहीं है, क्या सही टीचर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक बार हम तह पे जाएंगे तो उस तह पे जाके फिर समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई वो एक आइडियली बनाई गई और इस पे इतना रिसर्च नहीं हुआ जितना होना चाहिए? नहीं, रिसर्च तो खूब हुआ। देखिए, रिसर्च हुआ थ्योरेटिकल लेवल पे। देखिए, 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो थ्योरेटिकल रिसर्च है और उस हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया पॉलिसी है। दूसरा एक्शन प्लान, में बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप बताएं कि अगर ये करना है, जैसे फाउंडेशन लर्निंग करनी है तो कैसे होगा, कौन करेगा, कब तक करेगा, कितनी धनराशि की जरूरत होगी, कितनी ह्यूमन रिसोर्स, हर एस्पेक्ट की डिटेलिंग होनी चाहिए जिसमें मालूम पड़ेगा कि कमी कहाँ पर है। कमी आइडिया में नहीं, आइडिया बहुत बढ़िया है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कई लेयर्स होती हैं, हर लेयर पे क्या प्रॉब्लम है उसका परीक्षण करना है। ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं कह रहा, और सभी के लिए, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इतना डिफरेंस है इंडिया में, तो सबके लिए देखना। देखिए, ऐसा है, हमें पॉलिसी बनाने में 6-7 साल लग गया। मेरे विचार से पॉलिसी तो 1 साल में बन जानी चाहिए थी। एक्शन प्लान में जरूर 2-3 साल लगने चाहिए थे क्योंकि वो डिटेलिंग होती है, हर आइडिया की डिटेलिंग होती है। अगर आइडिया बनाने में आपको 7 साल लग गया तो इम्प्लीमेंटेशन बनाने में तो बहुत साल लगेगा। तो इतना टाइम लगा पॉलिसी बनाने में, बढ़िया पॉलिसी आई है। मेरा ये मानना था कि इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स बैठ के हर आइडिया पे डिटेलिंग करते। चलो उन्होंने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कोई ग्रुप बैठ के डिटेलिंग करे कि हर आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल कितना पैसा चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा। मान लीजिए वो पैसा अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो अभी आप उसको बैक बर्नर पे डाल दीजिए। आप उन एस्पेक्ट्स को लीजिए पॉलिसी का जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मिल सकते हैं, फेजेस में डिवाइड कर, आप फेजेस में डिवाइड कर दीजिए उसे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आइदर दिस वे और नो वे, नो, इट्स नॉट। आप जो भी कर सकते हैं वो डिटेलिंग बहुत जरूरी है, अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि तभी फायदा होगा। पेपर पे रह जाएगा तो क्या ही फायदा होगा। देखिए, आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए करने जा रहे हैं उसको तो आप जोड़ेंगे अपने साथ,
मैंने तब भी कहा था जब ये ग्रुप बना था, मैंने कहा किसी प्रिंसिपल को, एक टीचर को रखिए इस ग्रुप में, देनो भाई। उन्होंने चर्चा जरूर की प्रिंसिपल से, चर्चा करना अलग बात है और उसका अंग होना बात अलग है। वो हर एस्पेक्ट को देखते कि इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने में व्यवहारिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, उनको लिस्ट करते और फिर कोशिश करते। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, हर समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन आप इस व्यवहारिक दृष्टिकोण को अगर देखेंगे तो चांसेस हैं कि काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राइट, जैसे हम बहुत बार ये खबरें भी आती हैं कि जैसे महिलाओं के लिए कुछ पॉलिसी बन रही है लेकिन उस कमेटी में महिलाएं ही नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत पॉलिसी मेकर्स। विडम्बना है, जिस व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं वो है ही नहीं उसमें, तो कैसे काम चलेगा। जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा कोई एक ऐसी पॉलिसी जो आपको लगता है जो ऑन पेपर बहुत अच्छी है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई या इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पाई? आपके सामने मेक इन इंडिया, शेयर कितना दहाड़ा, कोई पूछता नहीं चला कितना। देखिए उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग 25% से घट के 13% से बढ़ के 25% हो जाएगी, और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दोनों में फेल हो गई। क्यों फेल हुई? इसलिए फेल हुई कि हम गलत दरवाजा खटखटा रहे थे। मैंने शुरू में, उस समय मैं सरकार में था, उस समय भी मैं कहता था कि साहब ये वर्ल्ड बैंक को क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? वर्ल्ड बैंक को क्या पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? आप बिजनेसमैन से पूछिए ना कितनी आसान है बिजनेस करना, और उससे पूछिए कि इसको आसान करने के लिए क्या किया जाए। और जब तक हम बिजनेस ईजी नहीं करेंगे तब तक आप कितने झंडे गाड़ लीजिए, आप कितने जलसे कर दीजिए, कितने रोड शोज कर लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं उस व्यक्ति के साथ बैठिए, गहन चर्चा कीजिए, उसकी समस्या को समझिए, उसके साथ बैठकर समस्या का समाधान कीजिए। चलिए मान लीजिए नहीं कर पाया तो कम से कम जो आपने किया उसको इवैल्यूएट तो कीजिए। मेरी जानकारी में मेक इन इंडिया का कोई भी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, होना चाहिए। उससे मालूम पड़ेगा। देखिए आइडिया बहुत अच्छा है, मेक इन इंडिया का आइडिया बहुत ही गजब का आइडिया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम चूके इस वजह से कि हम बिजी हो गए रोड शोज करने में। मैं उस समय बाहर भी जाता था, वहाँ एम्बेसी के बाहर बड़े बड़े शेर खड़े रहते थे। अब उसका हुआ क्या? कोई ये तो देखे कि वो स्ट्रैटेजी में कुछ समस्या थी। खूब सबकी एक दूसरे की तारीफ हुई, पीठ थपथपाई, हर अखबार ने इसको अवार्ड हुआ। धरातल पर क्या हुआ? हम मालूम नहीं क्यों नहीं थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराते हैं अपने सीखने के लिए। देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो नहीं हो रही हैं उनके बारे में हम कम से कम पहली बात तो माने नहीं हो रही हैं, और उसके बाद उसका विश्लेषण करें, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करें। वो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया जैसे मैंने आपको कहा बहुत बढ़िया आइडिया था। उसमें अगर वाकई हम इंडस्ट्री के साथ बैठते और वाकई मीडियम स्मॉल स्केल, देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं करती उतना जितना मीडियम स्मॉल, राइट, उनसे तो हमने गंभीर चर्चा भी नहीं की। उनको लूप में नहीं रखा गया। आप उनको रखिए, क्योंकि कई बार हम लोग खो जाते हैं इस बात पे कि पब्लिसिटी किस में ज़्यादा हो रही है। पब्लिसिटी तो बड़े में होती है, छोटे में होती नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो छोटे में ही होता है। ग्राउंड लेवल पे वो ज़्यादा काम करते हैं। Absolutely. हम पॉलिसी की बात करते हैं तो मेरा ये क्वेश्चन इसी से था कि पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो जाती है जी, चारों तरफ बातें होने लग जाती हैं, लेकिन 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उस पॉलिसी का क्या हुआ ये नहीं पता चल पाता। जब अनाउंसमेंट होती है तो हर अखबारों में, हर जगह आप उसके बारे में सुनते हैं, आपको पता चलता है, सबको लगता है कि अब बदलाव आ ही जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद उस पॉलिसी का क्या हुआ ये नहीं पता चल पाता है। मानना है कि सरकार करेगी या नहीं करेगी ये सरकार पर निर्भर करता है। एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है कि हम वो प्रश्न करें। जिस दिन हम वो प्रश्न करना बंद कर देंगे सरकार तो सोचना ही बंद कर देगी। मेरा सिर्फ सुझाव ये रहता है कि प्रश्न जरूर करें सरकार से कि आपने पॉलिसी अनाउंस की थी उसका क्या हुआ। मेक इन इंडिया के संदर्भ में मुझे कभी कभी लगता है कि जो प्रश्न किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको लगते हैं? क्वेश्चन ये, क्या एम्प्लॉयमेंट दूर हुआ, क्या एम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों को मिला, क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ये प्रश्न तक नहीं करता कोई, क्योंकि प्रमुख उद्देश्य थे कि जो वर्ल्ड बैंक का हुआ क्या हुआ। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक सीढ़ी बनाई थी, उसमें आप ऊपर चढ़ते चले गए, सीढ़ी भी हटा ली वर्ल्ड बैंक ने। तो ये प्रश्न जनसाधारण को करने चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो कर रही है। अब यहाँ बैठ के हम सरकार को तो नहीं बता सकते मैं सरकार का नहीं हूँ, लेकिन एज ए नागरिक के रूप में, एज ए सिटीजन के रूप में आई शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। आप ECI का ले लीजिए, क्वेश्चन किया तो उन्होंने कह दिया कि आप एफिडेविट पे दे दीजिए। ये तरीका कैसे हो सकता है? मैं रहा हूँ, ECI तो नहीं रहा हूँ, लेकिन उस प्रकार की परिस्थितियों, कोल सेक्रेटरी था, एजुकेशन सेक्रेटरी था, वहाँ भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने किसी से प्रश्न नहीं किया। अगर कोई बात कहता था तो मैं कहता था अच्छा मैं उस पर जांच कराऊंगा, मैं देखता हूँ, अगर सही होगा तो कार्रवाई होगी और नहीं होगा तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई होगा, आप क्यों बेकार बात को उठा रहे हैं। लेकिन हम अपफ्रंट नहीं कह सकते। ये प्रश्न हमें एज ए कॉमन सिटीजन करना पड़ेगा, और ये देश के हित में है,
क्योंकि अगर प्रश्न ही नहीं करेंगे तो भी ये कैसे मालूम पड़ेगा मेक इन इंडिया का मेक हुआ या इंडिया हुआ या क्या हुआ? कोई चर्चा नहीं करता। आपने इतनी बड़ी बड़ी बात, जिसने भी देखिए कई बड़े अच्छे काम हुए हैं, जैसे डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गजब का हुआ है, इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान बहुत बढ़िया चला, नेशनल हाईवेज इतने बढ़िया हो गए, सो मेनी गुड थिंग्स हैव हैपेंड, वी शुड अप्रिशिएट दैट, बट वी शुड आल्सो हैव द करेज टू क्वेश्चन व्हाट हैज नॉट हैपेंड। तो जो आप बात कह रही हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी अनाउंस हुई है तो जन साधारण को, आजकल सोशल मीडिया है, हमें रेस करना चाहिए। हो सकता है हमारे गलत चिंतन हो तो वो करेक्ट हो जाएगा अगर कोई भी गलत बात कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट एज अ सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेज दोज पॉइंट्स। मेरा आपसे, आपने ईसीआई की बात की तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से ईसीआई ने रिस्पॉन्ड किया, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनका जवाब आया उस तरह से लोगों का, जो जनता है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं कम होने लगेगा अगर इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका जवाब अगर इस तरह से आने लग जाए सवाल करने पर, तो क्या जनता का विश्वास कम होना शुरू मैं हो जाएगा? आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं उसकी सत्यता पर नहीं जा रहा हूँ, उसके तथ्यों पर नहीं जा रहा हूँ कि सही था गलत था, लेकिन द मैनर ऑफ रिस्पॉन्स मैं उस पर जा रहा हूँ सिर्फ। हाँ, मैं भी उसी की अब बात जो कर रही जो थी। बात वो कह रहे हैं क्या नहीं, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। और मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। एज एन जी। ऑफिसर के रूप में आई फील डिसअपॉइंटेड। आई हैव नो qualms in saying that it was not an appropriate response. A response could have easily been कि आप ये बात कह रहे हैं, हमने नोट कर लिया है, हम इसका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, फिर देखेंगे। हम कंटेस्ट तो नहीं करेंगे, पब्लिक कंटेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। आप पब्लिकली कंटेस्ट करेंगे और आप उस स्तर पे उतर आएंगे जिस पे नेता गया हुआ है, तो फिर आपकी जो आप यू बिलोंग टू एन ऑगस्ट बॉडी, उसका एक स्तर है, आप उस स्तर से नीचे नहीं पूछ सकते, आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते वहाँ पर। आपको तो अपने काम से उस बात को काउंटर करना है। मुझे दुख हुआ उस दिन जब मैं सुन रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि क्यों इतना उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, क्यों ऐसे जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जो कह रहे थे वो गलत था या सही था, वो ये अलग बात है, वो अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन वो जो जांच मैनर पता है चलेगी। उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है, उससे ना केवल उनका नुकसान है, उस संस्था का नुकसान है और उस ब्यूरोक्रेसी का नुकसान है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। इस प्रकार की भाषा बोला जाना मैं नहीं समझता इस गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट राय है इसमें। जी, जो मामला था उसकी इन्वेस्टिगेशन होती, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी जो कह रहा है वो सही है या गलत है। हो सकता है बिल्कुल गलत, बिल्कुल मैं तो गलत कह हो। रहा हूं बिल्कुल गलत और बात मुझे आपसे लगता है कह रहा कि गलत बात भी कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी ने सवाल उठाया तो हमारे मन में भी ये सवाल उठा कि क्या ऐसा हो सकता है। हम सवाल ही उठ रहे हैं, बट इस सवाल का जवाब देना एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन में, ताकि हमें पता चले कि वो गलत है या फिर वो सही है, और सही है तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, उस पर क्या उपाय हो सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिस तरह से पूरा काम किया जाना वी चाहिए। कांट गेट इनटू अ पब्लिक स्पैट, एज सिंपल एज दैट। सिविल सर्वेंट का रोल डिफरेंट है, यू कांट फाइट विद अ पर्सन वर्बली, दैट्स नॉट हिज जॉब। आप सुनिए उसको, फिर अपना जो ठीक समझिए करिए आप। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम पॉलिसी बनाते हैं, ये एलिगेशन भी बहुत बार ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए होते हैं और एक ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये बहुत बार सुनने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई इस तरह की पॉलिसी आपके एक्सपीरियंस से कभी ऐसा बना, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा लोगों, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो यहाँ बैठ के बनाई गई, बट जिन लोगों के लिए बनाई गई वो इतना रेलेवेंट नहीं था? मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक पॉलिसी का जो में प्रॉब्लम आई रेलेवेंट होने में, और एक प्रॉब्लम जो नहीं आई, जो सक्सेसफुल हुई। मैंने पहले मेक इन इंडिया की बात कही थी, आपने पूरा मेक इन इंडिया बना दिया, जिन लोगों के लिए बना रहे थे उनका तो पता ही नहीं। आप सिर्फ बड़े बड़े लोग से बात कर रहे थे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना था, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी थी, तो स्मॉल और मीडियम सेक्टर लोगों से बात करनी चाहिए थी, एंड दैट इज वाई दैट फेल्ड। अदरवाइज इट वोंट हैव फेल्ड। एज आई सेड, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ले लीजिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो क्यों सक्सेसफुल हुई और क्यों उसका नाम हुआ? क्योंकि उस स्कीम को बनाने में हर स्टेक होल्डर के साथ डिटेल में चर्चा हुई, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो बेनिफिशियरी हो। इंटेंसिव डायलॉग। जब आप इंटेंसिव डायलॉग करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है उसकी आवश्यकता क्या है। परफेक्ट तभी भी नहीं बनेगी, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उस पॉलिसी में थी कि हम उसको चेंज कर सकें। उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। हमने फैमिली डिफाइन की थी कि 5 लोगों की, फादर मदर और बच्चे। जब ये इम्प्लीमेंट होने गई पॉलिसी तो फीडबैक हमें मिला, अरे आपको पता ही नहीं, हम तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, पेरेंट्स के फादर मदर भी होते हैं, वो तो आपने, उनको ज़्यादा ज़रूरत है इंश्योरेंस की, आपको नहीं मिली। तो हमने फिर चेंज की डेफिनेशन। वो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको चेंज करने में, तो हम फीडबैक ले लेकर उसको चेंज कर रहे थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी
योजनाओं में होनी चाहिए कि जैसे जैसे फीडबैक मिले, आप स्टेक होल्डर से, जो मैंने शब्द इमोशनल रिलेटेबिलिटी का बताया, वो यही बताया कि आप टारगेट ग्रुप को, स्टेक होल्डर्स को अच्छी तरह समझें। जब आप समझ लेंगे तो आप उसको ग्रहण करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, सम्मिलित करेंगे उस पॉलिसी में, और चांसेस हैं कि उस पॉलिसी अच्छी चले। अगर सर मैं आपसे पूछूं अभी कि कोई एक पॉलिसी जिसको आपको एकदम ही ख़त्म करनी हो और आपको लगती है बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो सकती है, वो कौन सी होगी? मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी सब अच्छी होती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे 38 साल के करियर में मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कोई पॉलिसी ऐसी रही हो जो बिल्कुल ही बेकार थी। हर पॉलिसी में कुछ अच्छाइयाँ थी, ज़्यादातर पॉलिसी में वही समस्या थी जो आपने बताया, इम्प्लीमेंटेशन की। क्योंकि कोई सरकार जानबूझ के खराब पॉलिसी क्यों लाएगी? क्यों? मुझे नहीं ध्यान आ रहा कोई पॉलिसी। इवन मेक इन इंडिया, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मैं क्रिटिकल हूँ उसके इम्प्लीमेंटेशन का, आइडिया का नहीं। बहुत बढ़िया पॉलिसी, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं सरकार की। इट्स एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अनदर एक्सेलेंट पॉलिसी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ तो इम्प्लीमेंटेशन। इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, जी। ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें आपको लगता है कि 60 से 70% उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? पॉलिसी को मॉडिफाई करनी, Right. मेक इन इंडिया बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे दिमाग में इस समय आ रही है, और भी सोच सकता हूँ मैं जिनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इनफैक्ट ये भी शायद ठीक नहीं होगा। मेक इन इंडिया पॉलिसी तो फिर भी ठीक थी, उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। मैं, आपने प्रश्न बहुत सही किया, मैं फिर सोच रहा हूँ कि पॉलिसी कोई 60-70% गड़बड़ हो। नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं पड़ रहा। मेरे सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो पॉपुलेशन वाली आई थी 70 में, वो शायद हो सकता है, वो थिंकिंग ही गलत थी। लेकिन उसके बाद से, सर्विस में आने के बाद, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि कोई पॉलिसी, जैसे फार्मर्स लेजिस्लेशन, मेरे विचार से बड़ा बढ़िया लेजिस्लेशन थे, वो इमोशनली रिलेट नहीं कर पाए उनके साथ। बट मैं 2000 में मैंने पहला पेपर लिखा था कि कैसे इसको हम लोगों को, काश्तकारों को प्रोडक्शन से जोड़ें और इसकी सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करें। तो मेरे विचार से हर सरकार, चाहे ये सरकार हो, पिछली सरकार हो, हर सरकार पॉलिसी अच्छी लाती है, सोच के लाती है। कौन सरकार में आपको अगर कोई स्मरण हो, कोई गलत पॉलिसी लाएगी? क्यों लाएगी गलत हाँ, पॉलिसी? मतलब उससे अल्टीमेटली उन्हीं को नुकसान होगा। एब्सोल्युटली, क्यों लाएगी गलत राइट। पॉलिसी? नहीं, मतलब फिर इसी को इसलिए मैंने मॉडिफाई कर दिया कि उसमें, जिसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे विचार से मॉडिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती पॉलिसी में। जो आपने शुरू में प्रश्न किया था, मेन इशू वही है, वो पॉलिसी लेवल पे नहीं है समस्या, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। जी, पॉलिसी 10%, 5% इधर उधर आप कर लीजिए। जैसे जो एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो भी एक पॉलिसी का था। उसमें मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ कि परिवर्तन हुए, लेकिन उसका भी मंशा ठीक थी, उद्देश्य ठीक था, पॉलिसी भी बाय एंड लार्ज ठीक थी। 10-15% गड़बड़ रही होगी, तो वो उसमें ज़्यादा पॉलिसी, उसमें भी अगेन इम्प्लीमेंटेशन का इशू। जो आपने कहा ना 5-10% मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उस 5-10% की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में 60-70% का डिफरेंस आ अब जाता मैं है। ये नहीं कहता कि उसकी वजह से है, ओके, कई बार ऐसा नहीं, पॉलिसी है, पॉलिसी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेबल भी है, लेकिन वो नहीं हो रही। अब उसका कारण समझना पड़ेगा, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। आप राइट टू एजुकेशन एक्ट ले लीजिए, है ना, उसमें कई अच्छे प्रकरण थे, लेकिन पॉलिसी लेवल पे कुछ त्रुटियां भी थी। वो पॉलिसी लेवल पे क्या त्रुटि थी? वो त्रुटि ये थी कि आपने निर्धारित कर दिया कि कितनी दूर पे स्कूल रखा जाएगा। अरे भाई, राजस्थान में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, वो दूरी एक तो नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। इसी तरह जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इसमें भी आपने कहा कि हम जो है एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे स्टेट में, स्टेट की अलग होगी, सेंटर की अलग होगी, सेंट्रल स्कूल की अलग होगी। मेरे विचार से क्यों अलग होगी? एजुकेशन तो एक है, एक ही होनी चाहिए। तो 5-10% जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेरी मत भिन्नता है उनसे कि ऐसा ये ठीक नहीं है, बट वो 5-10% तो बहुत छोटी चीज़ है। आप 90% कीजिए ना। राइट। कोई ऐसी पॉलिसी जो बहुत अंडररेटेड रही लेकिन ग्राउंड पे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका, पॉलिसी अंडररेटेड जिसका इम्प्लीमेंटेशन गाँव, जिसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई लेकिन उससे फ़ायदा बहुत हुआ लोगों को? मेरा ख्याल जो अच्छी इम्प्लीमेंट हुई उसकी खूब चर्चा हुई। जैसे MNREG है, खूब चर्चा हुई, पॉलिसी अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अच्छी चली, चर्चा हुई। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ अच्छी हुई हो जिसकी चर्चा ना हुई हो। अच्छी अगर कोई चीज़ हो उसकी भी लोग चर्चा करेंगे, तो सामान्य रूप से अच्छी चीज़ की चर्चा होती। जी बिल्कुल। सर, हम बात कर रहे थे कि जो लोग, जो नए ऑफिसर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बने तो क्या कभी ऐसा कोई टाइम आया जब लगा कि किसी को तो पड़ी ही नहीं है, किसी को तो पड़ी ही नहीं है, हाँ। मैं क्यों इतना हेडेक लूँ, मैं भी गिव अप कर देता हूँ। मतलब एक होता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी, हमें लगता है कि हम ही क्यों इतनी मेहनत करें। मेरा मालूम नहीं, शुरू से यह था कि मैं आई नेवर गिव अप। अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए। मैंने कभी, मैं उससे पहले भी
अपने जीवन में सर्विस में आने से पहले आई डेंट बिलीव इन गिविंग अप। जब मैं पहले वर्ष एक तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ, IAS में नहीं आया, पुलिस में आया, आई डेंट गिव अप। अगले दिन से टेबल लग गई, पढ़ाई की, समझा क्यों गलती हुई। मैंने अभी तक, मुझे ध्यान नहीं पड़ता किसी भी मौके पर आई गिव अप। आई लॉस्ट ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स बट आई नेवर गिव अप। जो ऑफिसर्स मान लीजिए जिन्हें ऐसा लग रहा है, उनके लिए क्या आप उनके लिए बड़ा सिंपल कहेंगे? मेरा जो चिंतन था वही मैं उनसे शेयर करता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है दुनिया में जो कभी हारी ना हो। फेलियर इज नेचुरल, कमिटिंग मिस्टेक्स इज नेचुरल। अगर ये है तो फिर आप कहेंगे अच्छा ठीक है, नेचुरल है तो हम मिस्टेक से सीखें। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम फेलियर से और मिस्टेक से सीखते नहीं हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। डूबने के बजाय अगर हम उसको समझें और उससे सीखें, और ये मेरे जीवन में बहुत जल्दी मैंने सीखा था। मैं आपको छोटा सा एक दृष्टांत देता हूँ। मैं कॉलेज में नया नया आया था और मैं डिबेटिंग आया था, क्योंकि डिबेटर था मैं अपने कॉलेज में। तो IIT कानपुर में डिबेटिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट करने गया था। एक दिन पहले म्यूज़िक कंपटीशन भी था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं गा भी लेता हूँ थोड़ा, तो मैंने म्यूज़िक में भी नाम दे दिया। फिर वहाँ मेरा नाम अनाउंस हुआ, अनिल स्वरूप, तो सबने तालियां बजाई, मैं गाना शुरू किया और गलत सुर पकड़ लिया। 10 सेकंड के अंदर 1000 लोगों ने मुझे बू करके बाहर निकाल दिया हॉल के। सोचिए स्थिति, ये मनस्थिति बहुत लोगों की नहीं होगी। मैं निकल के आया तो मैंने कहा कि अब कहाँ छुप जाऊँ, कहाँ जाऊँ, भाग जाऊँ, यहाँ रहूँ। मैंने डिसाइड किया अगले दिन डिबेट में भाग नहीं लूँगा। देखिए ऐसी स्थिति है ये। फिर वो आए मुझसे पूछे, बहुत सुना आप जो है कल डिबेट में भाग नहीं ले रहे। मैंने कहा यार उस ऑडियंस के सामने कौन जाएगा। बोले आपने 2 गलतियाँ की। पहली चीज़ तो आप अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज किए गाना चले गए। और दूसरा, जहाँ आपने रियाज किया वहाँ आप नहीं जा रहे हैं। तो ये चर्चा 1 घंटे चली। उसके बाद आई ओवरकम माय फियर्स। अगले दिन मैं किया, डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, सब कहने लगे गायक आ गया। लेकिन मैं आई हैड ओवरकम माय फियर्स, आई वेंट देयर एंड स्पोक एंड वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। नाउ दिस वाज अ लेसन। वहाँ मैंने सीखा कि जिस चीज़ के लिए भी जाओ, तैयारी के लिए जाओ। और उसके बाद तो मैं दुनिया भर में जाके भाषण देता हूँ और मुझे डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलती कर सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा और मैं उस गलती से सीखूंगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, और मैं यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन वही दूसरी गलती करना क्राइम है। और आपको अपनी गलती से अगर आप सीख लेंगे तो जीवन में आप सक्सेसफुल होंगे। पूरा चैप्टर है मेरा यू कैन मेक इट हैपन इस पर, कि एवरीवन कमिट्स अ मिस्टेक, सो डोंट वरी अबाउट कमिटिंग मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। मोस्ट ऑफ अस डोंट। जी, यू कैन मेक इट हैपन की अगर मैं एक बात करूं आपसे, मान लीजिए कि ये कोई हैकाथॉन गाइड है, तो इसकी एक यूज़फुल गाइड जो आप चाहेंगे कि जो भी लोग ये पढ़ना चाहते हैं या जो भी लोग इसको पढ़ेंगे वो उसको अपने दिमाग में ध्यान से रखें, एक यूज़फुल गाइड। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब का है कि यू कांट डू मच टू अदर्स बट यू कैन डू अ लॉट टू योरसेल्फ। सो फोकस ऑन योरसेल्फ and improve your own personality rather than being unnecessarily concerned about what others are doing to you. That's the bottom line of this book. You have to focus on yourself. If you focus on yourself, you'll be able to make it happen. राइट सर, जैसे हम ब्यूरोक्रेसी में बात करते हैं, सिविल सर्विसेज में बात करते हैं, आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं, ग्राउंड पे आपका काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप जो भी काम करते हैं उसका आपको रिफ्लेक्शन तुरंत ही देखने को मिलता है। हो सकता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना भी करें, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी आपको तुरंत ही झेलने पड़ते हैं। तो आपके टेन्योर में ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो जब लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन आपने जो बताया कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आपने लोगों से वो मनवा लिया, अपनी बात उनको समझा दी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट? खूब सारे इंसिडेंट हुए। ऐसी कोई मैंने स्टोरी एक आपको मोदी जी का बताया। एक मैं कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो विशेष सचिव थे, ठीक है। मैं विशेष सचिव था उनका, और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। मेरा काम था सुबह सुबह जाके उनको पेपर क्लिपिंग्स दिखाना। उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, 1991 की बात कर रहा हूँ, आप पैदा नहीं हुई होंगी तब। तो मैं सुबह सुबह उनके घर पे पहुँचा। तो जब मैं पहुँचा उनके घर पे, सुबह जाते थे हम 9 बजे करीब, तो चीफ सेक्रेटरी और DGP वहाँ खड़े थे और मुख्यमंत्री थोड़े से नाराज़ थे। प्रकरण ये था कि इटावा में एक बाई इलेक्शन होना था और उनकी 7 पॉलिटिकल मीटिंग्स लगा दी थी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ये कह रहे थे अरे भाई किसने लगा दी 7 मीटिंग, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी तबीयत, वो आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दो। तो चीफ सेक्रेटरी और DGP दोनों उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ सर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं जा सकते। तो मैं वहीं जाके चीफ सेक्रेटरी के बराबर में खड़ा हुआ, तो मैं सुन रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सर कुछ दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो सर जब चीफ मिनिस्टर आते हैं तो बड़ी तैयारियां होती हैं, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो सर चाहे आप 2 मिनट के लिए जाइए, कैंसिल मत कीजिए लास्ट मोमेंट पर। दोनों मेरी तरफ घूर के देखा, क्या मैं जा सकता हूँ?
जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे कि चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं हुआ। मैंने कहा सर मेरा तो काम आपको बताना है, बाकी आप निर्णय लीजिए। फिर और जोर के कोनी मारने लगे। फिर 10 सेकंड कोई नहीं बोला और उसके 10 सेकंड बाद मुख्यमंत्री फिर मेरी तरफ घूमे, आपकी बात थोड़ा मुस्कुराते हुए मुझसे बोले हाँ अनिल जी मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने हाथ नीचे खींचा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए मैंने अपनी बात कही उनको, उनका मत बिल्कुल अलग था और ये बात मैं भूल गया था। जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, अनिल तुम मिलने नहीं आए। मैं सामान्य रूप से नेता जब बुलाता नहीं है मैं जाता नहीं किसी से मिलने, बिना काम के। अगर वो बुलाते हैं तो मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा सर मैं आता हूँ, आप शायद व्यस्त होंगे। बोले नहीं अभी आ जाओ। मैं गया उनके कमरे में। जैसे ही घुसा मुझसे कहते हैं अनिल मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया। ठीक है सर, पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते हो? मैंने कहा सर आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बैठो बताता हूँ। बैठ गया। अब जब मैं बैठा तो क्या कहते हैं, देखिए तुम्हें वो याद है? उनको याद था, मुझे याद नहीं था। तो मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को एक और मैं आपको दृष्टांत देना चाहूँगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और बड़ा उत्तेजना थी लोगों में। मैं जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। तो हुआ ये कि वहाँ पे कक्षा 12-11 की लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी मात्रा में, मेरे 1000 रही होंगी स्कूल से, वो आके उन्होंने मेरा घिराव कर लिया कलेक्ट्रेट का और वो नारे लगा रहे थे। तो कैसे हैंडल किया जाए, मतलब आप क्या करेंगे उनको? तो मैंने अपने ऑर्डरली से कहा ऐसा करो यार कुर्सी निकाल के बाहर रखो, इनके बीच बैठूंगा जाके। मैं बैठ गया जाके और ऐसी मैं चर्चा करने लगा लड़कियों से। मैंने कहा बताओ तुम लोगों में से किसी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है? सभी एक दूसरे से देखने। मैंने कहा पढ़ी हो तो मैं ज़रा समझना चाहूँगा तुम लोगों से कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है। किसी ने पढ़ी नहीं थी। फिर मैंने उससे कहा अच्छा ऐसा बताओ तुमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखी है? कितने वॉल्यूम्स हैं उसके? इधर उधर देखें। मैंने कहा तुमने ना देखी है ना पढ़ी है और तुम किसी कहने से एजिटेशन कर रहे हो। और किस लिए कर रहे हो एजिटेशन? सरकारी नौकरियों के लिए ना? हाँ सरकारी नौकरी हमें नहीं मिली। हमने कहा सरकारी नौकरी तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेगी। बोले क्या? बोले देख रही हो दरोगा जी पीछे सबके नाम नोट कर रहे हैं। तो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तुम्हारा नाम लिखा होगा, तुम कहाँ से जाओगी नौकरी में? ये चर्चा चल रही है हमारी और एजिटेशन भी हो रहा है। ये सुन के धीरे धीरे लड़कियाँ निकलने लगी पीछे से। बाद में 10 लड़कियाँ बची। उनको मैं चेंबर में लाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनके साथ एक कप बैठ के चाय पी। हमने कहा देखो ऐसा है, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो किया नहीं है, तो जहाँ से भी आया आप अपना कागज़ हमें दे दो, हम वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन ऐसा ये सब करने से आपको क्या लाभ होगा? सब सहमत हो गए, सब अपने घर चले गए। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग, मैं बार बार ECI पे आता हूँ इसलिए कि ये स्थितियाँ तो आती रहेंगी आपके, और उन्होंने भी फेस की होंगी कि लोग आप पे चढ़ रहे हैं, आप पे। जैसे जब एजुकेशन में जब रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट नहीं, जब पेपर लीक हुआ था, तब भी बड़े एजिटेशन थे, पूरा मीडिया एजिटेटेड था। तो आपको उनसे बात करनी है, आपको अपनी बात बतानी है, उनको समझाना है। ये तो आर्ट आपको डेवलप करनी है ना यार आकर। कई बार ऐसा हुआ, ये तो मैंने 2 आपको दृष्टांत दिए जहाँ काफ़ी एजिटेटेड लोग आपके पास आते थे। आप उनको समझाएंगे, आपके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अंदर से इंटीग्रिटी होनी चाहिए और आपकी अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत हैं फिर आप नहीं समझा तब आप कन्विक्शन नहीं आएगा आपके कहने में, तब आप पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। जी, आज इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपने कहा ना कि वो लड़कियाँ आई थी, आपने उनसे बात की। आजकल एक भीड़ ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ब्यूरोक्रेसी में या जो ऑफिसर्स हैं उनसे किस तरह से डील करें, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है हम रोज़ाना देख रहे हैं। किस तरह से एक मॉब शब्द का इस्तेमाल अगर मैं करूँ, अगर सही होगा तो एक वो बन गया है। और एक कोई भी टॉपिक होता है, पता नहीं वो सही है या गलत है उनके लिए, बट उन एक ही डायरेक्शन में उन्हें अगर कह दिया जाता है यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, फिर कुछ वो सुनते नहीं उस चीज़। देखिए फिर बात वहीं आती है कि ये परिस्थिति है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। आप परिस्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते, आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल IAS अफसर जो हैं वो अपना कौन सी पैंट शर्ट पहने हैं, कौन सी साड़ी पहने हैं, किस शादी में जा रहे हैं, वो सब करते हैं। 3 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, 3 गाड़ी पीछे जा रही हैं। तो उससे उनकी बदनामी होती है, संस्था की बदनामी होती है। और मेरे विचार से सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए, कार्य के लिए होना चाहिए। अगर आप ये अपनी रेपुटेशन बना लें कि ये व्यक्ति सही बोलता है, अपने लिए नहीं बोलता है, तो आपकी बात लोग सुनेंगे। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव पर बता रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन में रहा हो, चाहे वो कोल में। जब मैं ट्वीट करता था तो लोग रिस्पॉन्ड करते थे और डाउट नहीं करते थे, क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन है कि ये आदमी हल्का नहीं बोलेगा, अपनी पैंट शर्ट को नहीं प्रमोट कर रहा है, ये एक इशू को बता रहा है। तो पहली चीज़ आपकी रेपुटेशन पे बहुत निर्भर करता है कि लोग आपको कैसा ग्रहण करेंगे, कैसे समझेंगे।
अगर आपकी रेपुटेशन फ्रिवलस है, हल्की है, कि पैंट शर्ट और साड़ी आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, वो हल्के से लेंगे। लेकिन आप गंभीर हैं, क्योंकि आदमी आज की तारीख में बड़ा परसेप्टिव है, वो देखता है दूसरा व्यक्ति का उसमें बल कितना है, इतना दम कितना है, उसके आधार पे आपको लेगा, तो वो आपको अपनी रेपुटेशन बनानी होगी। और सोशल मीडिया को अगर आप इस बात से उपयोग करें कि सरकार की योजनाएं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अपनी पब्लिसिटी ना करके जो कार्य है उसको बताएं, तो आपकी वो रेपुटेशन बनेगी कि अपनी नहीं करते रेपुटेशन। मुझे जो आज की तारीख में लगता है कि कई आईएएस अफसर और सिविल सर्वेंट्स भी अपनी वर्दी और अपना कार और अपनी गाड़ी वो दिखाने के चक्कर में रील रहते हैं। कल्चर में वो गलत है, वो उनको नुकसान होगा, लोग उनको हल्का लेंगे, फिर वो जो दमदार बात कहेंगे उसको भी हल्का ले लेंगे। ये बात उचित नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि डबल एजेड वेपन है, अगर आप इसको सही, आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जब मैं कोल सेक्रेटरी था तब मुझे ट्विटर के बारे में मालूम पड़ा, उससे पहले नहीं था। हमारा ऑक्शन चल रहे थे, 24 घंटे चलते थे, तो रात भर फ़ोन आते थे, मैं बताता था लोगों को। तो एक दिन मेरे सन ने मुझसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा लोग पूछते हैं मैं बताता हूँ। बोले ट्वीट क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा ट्वीट क्या होता है? तो उसने मेरा ट्विटर अकाउंट खोला। उसके बाद इंडिया टुडे मेरी फ़ोटो के साथ लिखा ट्विटर सेक्रेटरी, क्योंकि हर घंटे में ट्वीट कर देता था, फिर कोई फ़ोन नहीं आता था, सबको खबर वहीं से मिल जाती थी। यानी कि प्रेस भी मेरे ट्वीट्स को पिक करके फिर बता देता था इनका, उनको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मीडिया। यू कैन यूज़ इट, यू कैन बट आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उस बहुत पे महत्वपूर्ण है। इट्स लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर लिए, नेगेटिवली यूज़ कीजिए, आपको भी ठोकेगी अगर आप गड़बड़ करेंगे तो। बिल्कुल। और वही हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर ही एक ऐसा तबका है, एक ग्रुप है, इनविजिबल ग्रुप, जो एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर, और वो किसी भी मुद्दे देखिए पे हो वो सकता क्या है। कर रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। पहले मैं बहुत चिंतित हो जाता कि वो क्या कर रहा है, अब मैं सोचता हूँ वो क्या कर रहा है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी रिस्पॉन्स क्या होगी मुझे डिसाइड करना है। दैट इज़ द क्रिटिकल पार्ट। और मेरे पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, मेरी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मेरे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि मैं उसका रिस्पॉन्ड कैसे करूँ। उसका करना मेरे अधिकार में नहीं है, मेरा रिस्पॉन्स मेरे अधिकार में है। तो राइट। क्या मैं अपने आप को ऐसा परिपक्व बना लूँ कि मेरा रिस्पॉन्स इस प्रकार से हो जिससे लोग मुझे वही समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि अपने अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इस तरह से पोर्ट्रे करें कि लोग समझ जाएं। ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई, बट अगर इन जनरल कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर है, कोई आम लोग भी, कोई युवा भी ये वीडियो जो देख रहा है, उसको वो कौन सी क्वालिटी जो है वो अपने अंदर लानी चाहिए जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, या फिर वो अपनी बात जो है बहुत आसानी से लोगों से बनवा सके? देखिए 3 स्किल्स डेवलप करनी चाहिए हर व्यक्ति को, वो भी मैंने लिखा है इस पुस्तक में, यू कैन मेक इट हैपन। पहला स्किल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, समझ, कि आप समझ लें जल्दी को, जो पढ़ रहे हैं या बोल रहा है उसको जल्दी समझ लें। दूसरा है एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि जो आपने ग्रहण किया है उसका विश्लेषण कर सकें। और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये 3 स्किल्स आप डेवलप कर लेंगे तो ना केवल एज ए सिविल सर्वेंट, इवन अदरवाइज जीवन में सक्सेसफुल होंगे। ऑब्वियसली ये तीनों बैक होंगी नॉलेज से। नॉलेज आसानी से होगी अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बेटर हैं। वो इनपुट हो गया, उसी तरह फिर एनालिसिस हुआ और आउटपुट हुआ आपका एक्सप्रेशन। इसके लिए अगर आप प्रयास करें, मेरे पूरे सेशंस हैं इसमें, मैंने उस पर व्याख्यान किया है कैसे इनको डेवलप करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। जी बिल्कुल। सर, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसे यू कैन मेक इट हैपन जो है वो किताब क्यों पढ़नी चाहिए? उसको इसलिए पढ़नी चाहिए कि वो ये समझेगा कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अभी तक वो इस बात से परेशान है कि दूसरा उसे नहीं करने दे रहा। उसको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा वो उस पोटेंशियल का उपयोग कैसे करे। और जब उसको ये समझ में आएगा तो उसका व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा। अभी क्या होता है, क्योंकि सामान्य रूप से वो हर समस्या के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषारोपित करता है, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, तो वो कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो वह है, आप अपने को इंप्रूव नहीं कर रहे। अगर आप ये मान लें कि वो व्यक्ति को आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इंप्रूव किया है, इसलिए आपको इस संभावना उत्पन्न होगी कि आप भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको करेंगे फिर। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए, वो पूरी मेहनत कर रहा है, अपने काम में उसकी ईमानदारी पूरी है, बट फिर भी जो एंड रिजल्ट है वो उस तरह से उसको नहीं मिल रहा है। इसमें ये कह देना कि आप काम करते रहिए, आपको कभी ना कभी एंड रिजल्ट मिलेगा, बट हम इंसान ही हैं, हम उम्मीद पर जीते हैं, लेकिन हतोत्साहित भी हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति का क्या? उसमें आपको उसको थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, तो आपको टॉप पे जाना है, तो अगर आप यही सोचेंगे वहाँ तक जाना है, तो आप ओवरऑड हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट से। आप ये करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे कि हम आज 10 कदम चलेंगे, और 10 कदम तो चल ही लेंगे। जब चलेंगे तो अपनी पीठ पर थपथपाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा 10 और चलने का।
जब आप 10 और चल लेंगे तो आप पीछे देख के कहेंगे हम 20 चल चुके हैं, अब हम 20 और चल सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल है, जब इकट्ठा होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, आप रिजल्ट किसको मान रहे हैं जीवन में, किसको रिजल्ट मान रहे हैं कि आपने कोई काम किया उसका पैसा मिल गया वो रिजल्ट है, या सब्जेक्टिव हो सकता है सबके लिए। सब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपको उसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। आप जिस दिन वो मोमेंट्स एंजॉय करने लगेंगे जो आप कर रहे हैं, जो आप पसंद है, तो वही आपके लिए विक्ट्री हो जाएगी, और जो अल्टीमेटली मिलेगा वो बोनस मिलेगा। अब आइए अल्टीमेट रिजल्ट की, कि मान लीजिए आपने मेहनत की, जो जिस पर्पस के लिए आप कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो आपको ये देखना होगा कि क्या हर व्यक्ति को रिजल्ट मिल जा रहा है जो वो कर रहा है। बहुत व्यक्ति हैं जिनको नहीं मिल रहा है। फिर आप और व्यक्तियों को देखेंगे, वो व्यक्ति अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुए हैं जो शायद फेल हुए पहले, लेकिन वो फेलियर के बावजूद काम करते रहे। आप महात्मा गांधी ले लीजिए, वो शुरू से महात्मा थोड़ी ना थे, कितने फेलियर्स रहे, कितनी उन्होंने स्वयं गलतियां की, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ गए। अब डिपेंड करता है आप कहाँ देख रहे हैं। आप उन सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं जो कि फेल हुए और फिर सक्सीड किए, या उनको देख रहे हैं जो फेल हुए फेल होते चले गए। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल लोगों की किसी की भी बायोग्राफी पढ़िए, आप पाएंगे कि वो दे वेंट थ्रू अ नंबर ऑफ फेलियर्स। इस पे मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी लाइफ में मान लीजिए अगर 200-250 मैचेस खेलते हैं, अगर वो लेकिन 100 वो 50 मैचेस में ही बना रहे हैं, लेकिन और वो 350 मैचेस या 250 मैचेस में नहीं स्कोर कर पा रहे, बट हमें वो 50 दिखाई देता है, वो 250 नहीं दिखाई देता। तो आप कहाँ देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, आप वहाँ देखेंगे तो आप समझेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। अब उसके लिए आप कहाँ देख रहे हैं? आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ देख रहे हैं, या जो झोपड़ी में बैठा है उसकी तरफ देख रहे हैं कि उसको तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, और उसको इतना मिल रहा है कि उसको पता नहीं क्या करे। तो आप पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव। जैसे रॉबिन शर्मा की पुस्तक है मंक हू सोल्ड हिज फरारी, वो कहता है देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अपने आप में कोई सही गलत नहीं है, आपका नज़रिया उसे सही गलत बताता है। आपका नज़रिया कैसा है बहुत महत्वपूर्ण है, आप किधर देख रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास तो साइकिल भी नहीं है, मेरे पास कम से कम स्कूटर भी है, आप देख रहे हैं उसके पास मर्सिडीज़ है, आपके पास स्कूटर है, तो आप परेशान हो जाएंगे। स्थिति वही है, एक व्यक्ति जिसके पास साइकिल भी नहीं है, एक के पास मर्सिडीज़ है, इधर देखेंगे खुश होंगे, उधर देखेंगे आप दुखी होंगे, ये मिल जाएगा। तो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है उइबातोरी, उसका मतलब यह है कि आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से, कंपैरिजन में दुखी होंगे आप अपना सोचिए, दूसरे से सीखिए। ये मेरा मानना है कि दूसरे, ये भी मैंने पुस्तक में लिखा है, दूसरे से कंपेयर न कीजिए, आप सीखिए दूसरे से। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, रावण में भी थी, लक्ष्मण को भेजा था ना ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए। घड़ी जब बंद हो जाती है तो 2 दिन फिर भी सही समय बताती है। हर व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में किया कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, मैंने कुछ ना कुछ उससे पकड़ ली चीज़, तो मुझे उसका लाभ हुआ। मेरे विचार से अगर ये किया जाए और समझा जाए तो वो फेलियर्स को भी ओवरकम करेगा। अगर इस दिन ये मान ले कि फेलियर स्वाभाविक है, तो उससे परेशान नहीं होगा, उसको मानने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि आप फेलियर्स में डूब जाते हैं या सीखते हैं। कई लोग डूब जाते हैं, कई लोग सीखते हैं। जो सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जी, इसमें एम्बिशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपने कहा कि मान लीजिए किसी के पास स्कूटर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्कूटर है, बट मैं देखती हूँ सामने वाले के पास फरारी है और मैं दुखी हो नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फरारी आए, बट मैं कहीं ना कहीं दुखी भी हूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है। बट उसमें मेरा एम्बिशन होना कि मेरे पास फरारी नहीं है या फिर मेरे पास वो पर्टिकुलर गाड़ी या पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल गलत नहीं है। गलत कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैंने दिल्ली में आज तक किसी को मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा अपनी। और गाड़ी मर्सिडीज़ का चलाने में ही मज़ा है, मतलब इतना बढ़िया चलती है। और पीछे की सीट कई मर्सिडीज़ गाड़ी में नीचे वाली होती है, बड़ी अनकंफर्टेबल। आंख बंद कर लीजिए तो आपको पता नहीं लगेगा मर्सिडीज़ में बैठे। तो क्यों खरीदता मर्सिडीज़ गाड़ी? पड़ोसी के लिए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आप पड़ोसी को जो भी काम इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं वो आपको नुकसान दे। मैं भी करता था। जब मैं कॉलेज में था तो किसी ने मुझसे कह दिया, बॉस आपकी आवाज़ तो अमिताभ बच्चन जैसी है। तो अमिताभ बच्चन छोड़ दिए, मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा। मैंने अपने बाल बड़े किए, बेल बॉटम पहना, है ना, मोटी बेल्ट लगाते थे। आज की तारीख में फ़ोटो देखते हैं, देख के डर लगता है। तो प्रश्न ये है कि हर के साथ होता है ये, हम दूसरे को इंप्रेस करने का प्रयास। हमारे टाइम पे शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, वो सिगरेट पीते थे, छल्ले निकालते, जिन्हें कितने लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। कूल बन गया कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये प्रश्न आप दूसरा नहीं कर सकता, मैं आपसे नहीं कर सकता, आपको अपने आप से कर रहा है। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? सब लोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि काफ़ी लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, समस्या वहाँ उत्पन्न होती है। आप फरारी किस लिए चाह रहे हैं? मेरे एक मित्र हैं, उनके पुत्र बहुत संपन्न हैं, उनके पास 2 फरारी है, एक इंडिया में एक बेल्जियम में,
ठीक है, किसी को नहीं पता उनके पास फरारी है। संडे के दिन सुबह वो रेस कोर्स पे जाके चला के आके खड़ी कर देते हैं, कोई नुकसान नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। वो दुनिया को आवाज़ दिखाए, यहाँ देखिए फटफटिया में आदमी आवाज़ चलाता है, क्यों चलाता है भाई आवाज़? वो दूसरे को दिखा रहा है। जो भी चीज़ आप दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, समस्या वहाँ उत्पन्न होती है, अदरवाइज नहीं होगी। उस पर भी मैंने एक चैप्टर लिखा है इस पर। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा सर कि मान लीजिए जो भी एस्पिरेंट या जो भी ऑफिसर ये वीडियो आपकी देख रहे होंगे और लाइफ में उन्हें कभी ऐसा लगेगा कि ये हम कर सकते थे बट ये हमसे हुआ नहीं, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो उनको अगर एक मैसेज देना हो, चाहे वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए या वो लोग जो उस एग्ज़ाम को compete करके आ चुके हैं उस पोजीशन में, उनके लिए अगर एक मैसेज देना तो वो क्या होगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग इस बात का परीक्षण करें कि जो वो नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए। किसी भी समस्या, इसी नहीं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी तह तक जाना आवश्यक है कि समझें अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही। फिर अपने मेंटोर या साथी जो वेलविशर हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करें कि उसको अगर भविष्य में करना हो तो कैसे किया जाए, लेकिन बिना समस्या का कारण समझे हुए समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बातें की, बहुत सारी जानकारी आपने साझा की, बहुत सारी कहानियाँ आपने बताई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और उन्हें भी वो सीख मिले जो आपने सीख देने की इसमें कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।